हाय ऑल लर्नर्स। आज हम लोग जानेंगे एक बी टू सी बिजनेस मॉडल को हम लोग कैसे देखेंगे, फ्रेमवर्क में डालेंगे। तो एक बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। आपने एक चाय का दुकान ओपन किया है, ठीक है। उस चाय के दुकान जब आपने ओपन किया है, उसमें ऑन एन एवरेज एक कस्टमर आ जाएंगे। ये बी टू सी क्यों है? आपने डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहे हो, जो एंड यूजर है, जो कंज्यूम कर। अभी इसमें बी टू सी भी मैं बोलूंगा, थोड़ा बी टू बी भी टच करके जाऊंगा। अब देखो कि आपने बी टू सी बिजनेस मॉडल कर रहे हो और उसमें आपने एक छोटा सा दुकान दिया, चाय पीने के लिए लोग आ जाते हैं। तो एक हो गया आपका पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बिजनेस में, एक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। सेकेंड हो गया आपका प्रोडक्ट, जिसका ऑन एन एवरेज कुछ डिमांड है। नाउ पॉइंट नंबर वन के बाद अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसको ना कैसे और सेल बढ़ा सकते हो, ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं भाई, तू मेरे दुकान में आया है, एक कप नहीं 2 कप चाय पी के जाना है। एक दिन कोई रिक्वेस्ट मान लेगा आपका, शायद 2 कप चाय पी भी ले, आपका रिक्वेस्ट है। बट ऐसा नहीं होगा हर दिन करे। तो आप किसी को पुश सेल कर नहीं सकते हो, जिसको जितना जरूरत है वही होगा। वैसे सेल आपका अच्छा नहीं हो सकता है, मतलब बढ़ा नहीं सकते हो वैसे। आप एक एम्बियंस क्रिएट कर सकते हो। चलो किशोर कुमार का गाने दे दिए, उन लोगों को कुछ ऐसे माहौल दे दिए, बैठने का दे दिए। तो उससे हो सकता है कि आपका उस एम्बियंस के लिए थोड़ा सेल्स ऊपर जाए। बट वो ड्रास्टिक सेल्स चेंज नहीं होगा। आपने कुछ इनोवेटिव, कुछ ना कुछ रखे गेम वगैरह, कि भाई चाय पियो और चाय पीने के बाद ये कूपन उठाओ तो आपको 1 रुपया या 2 रुपीज या 5 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपका लकी कूपन हुआ तो फ्री हो जाएगा चाय। ऐसे करके कोई आपका लक ट्राई करने गया कि भाई एक के जगह पे 2 मैं उठा के देखता हूँ, अगर 20 रुपया मेरा फ्री हो जाए। तो ऐसे करके आप थोड़ी देर तक तो आपका एक स्केल लेवल कर सकते हो। मतलब डिस्काउंट देके, ऑफर देके, सारी चीज करके एक कंपनी बहुत सारे कस्टमर को, फुटफॉल को अट्रैक्ट करता है। सेकेंड पार्ट हो गया कि इससे भी आपका एक सेल्स का तो होगा। कोई लाभ ट्राई करने के लिए आपको चाय के लिए वो कूपन बाई करेगा, और उससे भी आपको कुछ फायदा होगा। कि फ्री हो गया तो उसका पूरा चाय, मतलब अगर वो कूपन ट्राई कर रहा है, उसको निकल के आ रहा है कि 20 रुपीज कैशबैक। 10 रुपया का चाय पिया तो और 20 रुपीज उसको मिल गया। तो उस लालच में या उस ग्रीड में उसका शायद एक हद तक आपका सेल्स बढ़ेगा। उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद आपने क्या कर दिया कि नहीं, चाय नहीं, मुझे ना आपको बिस्किट भी खिलाना है। तो आपने क्या कर दिया, चलो कि ऑमलेट बिस्किट भी खिलाना है। तो आपने ये सारी चीज रखना स्टार्ट कर दिए कि भाई मुझे ना बिस्किट भी खिलाना है। तो उससे भी आपका एक चाय का जो 10 रुपीज कॉस्ट था, उसके साथ एक 5 रुपया का बिस्किट या 20 रुपीज का। तो आपने क्या कर दिया, अप सेलिंग कर दिए, प्रोडक्ट एडिशन करके। प्रोडक्ट एडिशन करके जो एवरेज आपका प्राइसिंग था एक पर्टिकुलर जो प्लेट का, तो उसको आपने वो रेसिपी में, उसमें आपने क्या कर दिया, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया। जैसे लाइक वाव मोमो में क्या था, वो मोमो वो सेलिंग ओनली मोमो इनिशियली। उससे उसको 100 रुपीज, 150 रुपीज, 70-80 रुपीज ऐसे इनिशियल्स पर प्लेट पे सेल होता था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मुझे तो और भी पैसा चाहिए, और भी पैसा चाहिए, तो मुझे और भी जगह बनाना है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस करना है। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस करना है, पैसा उठाना है। तो उसमें जितने भी इन्वेस्टर होंगे बोलेंगे कि भाई आप अगर 50-100 रुपया का माल बेच रहे हो, तो उससे ना आपका स्केल नहीं होगा। हम लोग इतना पैसा दे रहे हैं, तो आप कुछ और भी वैल्यू एडिशन करो प्रोडक्ट में। कि प्रोडक्ट का जो एवरेज प्राइस हो पर पर्सन, वो हम लोग 100 से 300-400 में लेके जा सकते हैं। ऐसा तो कुछ मेन्यू बनाओ। तो उन लोगों ने वैसे करके किया। तो सेकेंड इज अपसेलिंग। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आप जितना कंज्यूमर को चाहिए उससे ज्यादा बेच नहीं सकते हो। सेकेंड है, आप नए प्रोडक्ट उसमें एडिशन कर सकते हो, एसक्यूज और पार प्रोडक्ट पर पर्सन अगर वो डायरेक्ट है। तो वैसे एसक्यू एज पर डिमांड भी आप कर सकते हो। और वेन यू आर डायरेक्टली डीलिंग विद द कंज्यूमर, तो उसमें आप एक प्रोडक्ट एडिशन करके हायर रेंज का भी प्रोडक्ट बेच सकते हो, जहां पे आपको सेल्स भी बढ़ेगा, मार्जिन भी अच्छा होगा। नाउ नाउ फोकस ऑन के आपका एक ही स्टॉल है। आपका एक ही स्टॉल है और आप एक ही स्टॉल से आप सेलिंग कर रहे हो, ठीक है।
अभी आपको नंबर ऑफ स्टॉल आ गए हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार, पांच अलग अलग जगह पे आपने बहुत सारे स्टॉल दे दिया है। तो अगर एक पर्टिकुलर शॉप से आपका 100 रुपीज का सेल हो रहा है, तो आपका 5 शॉप से 500 रुपीज का सेल होगा। वैसे सेम मॉडल में आप सेलिंग किया है प्रोडक्ट वगैरह। तो वन इज पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, सेकेंड इज प्रोडक्ट एसक्यूज, नंबर ऑफ एसक्यू, नंबर ऑफ एसक्यू जैसे ही बढ़ेगा आपका सेल बढ़ेगा, आप सेलिंग होगा। देन हाउ यू कैन अप स्केल, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस आपने इंक्रीज कर दिया है। फोर्थ क्या हो गया, अभी इतने सारे आप स्केलिंग आपने तो कर दिया है, आप सारी जगह पे तो हो नहीं, तो आपको ट्रेन्ड एम्प्लॉय चाहिए जो एक ही तरीके का सर्विस दे, आपका प्रोडक्ट को एक ही तरीके से सप्लाई करे, आपका प्रोडक्ट का वैल्यू या ब्रांड नेम खराब ना हो। तो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम हु आर वर्किंग फ्रॉम अ टॉप मैनेजमेंट टू लो मैनेजमेंट, मतलब ग्राउंड लेवल में, कहीं पे भी आपका वो सिंक होना चाहिए जो आपका विजन है। तो ये आपका फ्रेमवर्क किसी भी B2C कंपनी में हम लोगों को देखना चाहिए। जब भी हम लोग कोई कॉन कॉल पर रहे हैं, तो उसमें देखो कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस क्या है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस को इंक्रीज किया है क्या नहीं। बहुत सिंपल बिजनेस है। इसमें अगर जो बिजनेस 5-10 साल से काम कर रहा है उसका ब्रांड बिल्डिंग हो गया है, एक नॉर्मल चाय का दुकान से अगर कोई एक ब्रांड बिल्ड कर लेता है, उस चाय की दुकान को लोग याद रखते हैं। आप रामू की दुकान से लेके कोई भी एक ABCD XYZ दुकान, और कहीं पे आपको दिख रहा है कि नहीं ये प्रफुल्ल बिल्लोरे MBA चाय वाला, या कैफे कॉफी डे, या कोई भी आप नाम ले लो, ठीक है। तो जहां पे आपको कोई भी एक ब्रांड नेम से एक चाय की दुकान हो, कॉफी स्टोर हो, स्टारबक्स हो, कुछ भी हो जाए, तो आपको वहां से आप एक एसोसिएशन हो जाता है कि नहीं मुझे ना वहां पे जाके करना है। तो ब्रांडिंग से क्या होता है, आपको प्रीमियम भी मिल जाता है। जो चाय आपको 10 रुपया में मिल रहा है एक लोकल टपरी से, वही अगर आपको कोई भी विकाराम के बाहर में आउटलेट में मिल रहा है, वो शायद 20 रुपया में, 30 रुपया में मिल रहा है। So these are the thing to be keep in mind when you are analyzing a FMCG business. Apart from that, से आपको जो मिल्क सप्लाई करता है, चाय की दुकान है, मिल्क सप्लाई करता है, आप 10 दुकान ओपन करोगे तो आप मिल्क कहाँ से लोगे, उसी वेंडर से लोगे जो आपको दिया है। तो उसका भी उतना ही ज्यादा सेल बढ़ेगा। दे आर नॉट डीलिंग विद डायरेक्टली विद द कंज्यूमर, दे आर डायरेक्टली डीलिंग विद you. So when a particular segment of product in a market sees a huge demand, then we see कि उसका जो B2B चेन है, उसको जो सप्लाई करता है, उसका भी अच्छा होता है। आप देखोगे स्काई गोल्ड जैसे बिजनेस क्यों अच्छा किया लास्ट 4-5 ईयर से। यू टेक एनी अक्रॉस द काउंटर एनी गोल्ड बिजनेसेस, कल्याण जो आउटलेट में है, कल्याण ज्वेलरी हो या कोई भी आप नाम ले लो, सेनको गोल्ड, तो उसके साथ जो लोग काम करते हैं, सो दोज बिजनेसेस गॉट द बेनिफिट बिकॉज दे आर सप्लाइंग टू देम नॉट ओनली इन अ नेशनल ब्रांड नेम्स, दे आर ऑल्सो डूइंग विद इन इंटरनेशनल ब्रांड नेम। ऐसे जितना आप एक फ्रेमवर्क को समझोगे, एंड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दैट फ्रेमवर्क, it may be some Vikaji FMCG business. It can be anything, any Chata food. So when you are reading those businesses, but these businesses will gradually grow. वरुण बेवरेज ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, जैसे जैसे उन लोगों ने एक फ्रीज इंस्टॉल करके करके दिया है, सब जगह पे उन लोगों का, सारे जगह पे आपका देखो फ्रीज का भी डिमांड बढ़ा है, प्रोडक्ट का भी डिमांड बढ़ा है। तो ऑलवेज नो, इट इज हैविंग अ मल्टी डायरेक्शनल इफेक्ट। व्हेन वी आर कंज्यूमिंग पैकेजिंग फूड्स इंडस्ट्री अच्छा हो रहा है, तो एक जगह से नहीं सोचना है, एक फ्रेमवर्क को समझना है, और फ्रेमवर्क में देखना है कि डिमांड कहाँ पे बढ़ सकता है। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज तो जितना ऑर्गेनाइज में जाएगा, उसमें सारे B2B कंपनीज भी उसमें उसमें फायदा होगा होगा सारे जो लोगों को। जैसे हम लोग स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हैं, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, आप देखो जैसे एक कोई लॉजिस्टिक वाले भी मतलब सप्लाई देने के लिए आते हैं, जैसे पैकेजिंग फूड पैकेजिंग, उसमें भी जो भी इस्तेमाल होता है पैकेजिंग फूड करने के लिए, वो सारे बॉक्स हो, पेपर बॉक्स हो, पेपर कैरी बैग हो, जो लोग बनाते हैं उन लोगों को भी फायदा हो रहा है। तो कीप अ मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच। एक मैंने एक फ्रेमवर्क आप लोगों को बताया, कैसे एक B2C से अगर वो प्रॉस्पर कर रहे हैं तो B2B को भी होगा, और B2C में नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस,
upselling of product, trained employees, and innovation continuously. How what you are doing, whether it is a FMCG business, whether it is a pharmaceutical business. When it comes to pharmaceutical business, lot of patents, our patents approval, all these things will keep up more importance. You need to keep the कि कब पेटेंट उसको मिला है, वो पेटेंट का एक्सपायरी कब है, हाँ वो पेटेंट और कितने सारे पेटेंट्स मिल रहे हैं, उससे उसका क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. और टॉप मैनेजमेंट, दे शुड बी हैविंग अ वेरी कोर एक्सपर्टाइज और विजनरी. इसमें बहुत विजन चाहिए होता है. एक एफएमसीजी बिजनेस, एक फार्मास्यूटिकल बिजनेस को आप जब बड़ा करते हो, एक छोटा सा दुकान से जब वो बड़ा होता है, उसमें कितने सारे जगह पे उसको कंट्रोल करना होता है. या तो उसको कहीं पे भी उसको ऐसे नहीं है कि उधार देते गए और उसके बाद आप कैश को बिजनेस में नहीं लेके आ पाए, आपने क्वालिटी मेंटेन नहीं किया तो आपका ब्रांड नेम खराब हो गया. सो इट शुड बी कंसिस्टेंट. जैसे नेस्ले में हुआ था, मैगी रिलेटेड इशू जब आ गए थे, देन दे अगेन रिवाइव के इमोशनल एड्स दिखा के, जैसे भी ब्रांडिंग करके. सो एडवर्टाइजमेंट प्लेज अ वेरी बिग रोल, बिकॉज अनलेस द जो मैंने बोला है कि ब्रांड नेम, जब ब्रांड नेम क्रिएट हो जाता है, तो ब्रांड नेम कब क्रिएट होता है, वेन यू आर डूइंग अ प्रॉपर मार्केटिंग, whether it may be a mouth publicity, it can be a social publicity, all these things, how they are growing. When you'll be reading their con calls, you'll be knowing. Otherwise, एक चाय का दुकान को कौन याद रखेगा, वही ऑन एन एवरेज सेल होगा. तो उसके साथ साथ एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल अप्रोच. When you are mixing all this thing, whether it is FMCG, फार्मास्यूटिकल में जब भी जाते हैं, हम लोगों को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखना चाहिए. विकाजी हल्दीराम को बनाने के लिए आपको कोर कॉम्पिटेंसी नहीं चाहिए, उससे बिजनेस बड़ा करने का आइडिया और ज्यादा होना चाहिए. आपको अगर कोई भी बोलेगा कि आप इसको करो और उसमें अगर आपको बिजनेस सेंस है, यू मे बी कैन डू दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस. बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ सिप्ला, डॉक्टर रेडी काइंड ऑफ अ ब्रांड, so you need to have your core competency, you need to hire really good team, you need to work on कि क्या ग्लोबल डिमांड है, कहाँ से आपको कौन सा टाइम में कितना मटेरियल प्रोक्योर करना है. जैसे भी आप अपस्केल करते हो, then you cannot take even any kind of a raw material which you are taking initial phase कि मैं जैसे भी मैं कर लूंगा. वो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मेंटेन करना होगा कि आपको कहीं पे भी इन ओवर इन्वेंट्री मैनेज नहीं हो रहा है. तो सारे सिस्टम को कौन कौन सा बिजनेस धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर रहा है. ऐसे छोटे छोटे बिजनेस को अगर आप पकड़ोगे और उसमें अगर देखोगे कि दे आर कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग, दे रिक्रूटिंग, एक दिन में वो प्राइस नहीं बोलेगा. वो सारे छोटे छोटे इफेक्ट, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, वो चाहे टेक्सटाइल का एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट हो, ईवीओ, कुछ भी हो जाए, तो उसमें आपको धीरे धीरे चेंज देखना स्टार्ट होगा. आपको सिर्फ देखना है कि वो प्रोडक्ट का डिमांड कितना सस्टेनेबल है, सिक्लिकल है, सीजनल है. वैसे आपको एक बिजनेस को सिलेक्ट करना है. और कहाँ पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, उसका कुछ इफेक्ट उस बिजनेस को आ सकता है क्या, ये एडवांटेज आ सकता है क्या, ये सारे चीज आप नोट करके जैसे एफएमसीजी बिजनेस या रिलेटेड टू बी टू सी बिजनेस आप करोगे, यू कैन कवर. If you are good in B2C, automatically you know which are the B2B company may get a benefit. Thank you, everyone. Hope this video will help you to analyze this kind of a B2C business and B2B business as well.